तो अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस, यानी कि जो हमारा अमाइंस होता है वो केमिकली कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो सबसे पहले जो हमारा केमिकल में जो कॉमन आता है वो होता है एल्काइलेशन और असाइलेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मैंने आपको भी बता रखा है, लेकिन मैंने उसका नाम नहीं बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ये हमारा एक अमाइन है, इसमें RX डालते हैं, एल्काइल हैलाइड, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर यही हमारा एल्काइलेशन है, यानी कि हमारी पहली प्रॉपर्टी तो शुरुआत में ही ख़त्म हो गई थी। ठीक है, जब इसको हम करेंगे NH और ये R, तो हमारा HX का लॉस हो गया। ठीक है, एल्काइलेशन हो गया। अब असाइलेशन देखते हैं। अमाइन लिखना है। असाइलेशन का मैं क्या मतलब होता है? असाइलेशन का मतलब होता है RC कार्बोनिल ग्रुप और हलाइड। ये एल्काइल होता है, ये कार्बोनिल लगाओ और हलाइड लगाओ। अगर ऐसा कोई ग्रुप है तो वो असाइल ग्रुप है। ठीक है, अगर अमाइन हमारा इसके साथ रिएक्शन करता है तो हमारा फॉर्म होता है N। अब H को खोल खोल के लिखो, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर X, और यहाँ पर R, और यहाँ पर, ठीक है, R, ठीक है, यहाँ पर भी R। अब इसका रेजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो कार्बन जो है हमारा वो प्लस शो करेगा, क्योंकि यहाँ से हलाइड लगा है, यहाँ से एल्काइल लगा है, तो इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इसे देगा ताकि ये स्टेबल हो सके। तो हमारा ये बनेगा RNHC, ये, और यहाँ पर R। ठीक, और ये सब चले जाएंगे क्योंकि इसकी वजह से इस पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई थी। और हमने पहले ही पढ़ा है, इसको हम अमाइड बोलते हैं। ठीक, अब हमारा तीसरा हमारा आता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी कहलाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ सेम रहती है कि आपको अमाइन लेना ही लेना है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर प्लस में, अब यहाँ से देखने वाली बात है, हमें CHCl3 लेना पड़ता है, CHCl3, और उसके साथ हमें लेना पड़ता है सॉल्ट, और हम फिर देते हैं हीट। ठीक, अब फिर R को एज इट इज़ का एज इट इज़ लिखना है, और अब हमें यहाँ पर लिखना है N और C। इसको हम पूरे को कहते हैं आइसोसाइनाइड। जैसे कि हमारा CN का तो हम साइनाइड बोलते हैं, लेकिन अगर N आगे हो C पीछे हो तो इसको हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक, एक बार दोबारा से ये वाली रिएक्शन देख लीजिए, तीसरी कार्बाइलमाइन की। तो सबसे पहले हमारा अमाइन, फिर उसके साथ CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक, उसके साथ KOH, फिर हीट, फिर बताया है क्या होगा R, और यहाँ पर ये होगा आइसोसाइनाइड। ठीक, समझ में आ गया? अब हमारा पांचवा आ जाता है, नहीं चौथा आ जाता है, जो ये भी एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है। इसमें क्या होता है? देखो, रिएक्शन ऑफ अमाइन विद एराइल सल्फोनाइल।
या इस हाइजेनबर्ग रिएजेंट भी हम इसे बोलते हैं, रिएजेंट। तो एराइल सल्फाइड या हाइजेनबर्ग रिएजेंट दिखता कैसा है? तो सबसे पहले हमें एक बेंजीन को इमेजिन कर लेना है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर एक सल्फर ग्रुप, ये और ये, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये हमारा हाइजेनबर्ग रिएजेंट है, या तो हम इसे फिर एराइल सल्फोनाइल बोलते हैं। हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अमाइन डालते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं अमाइन। तो जब हम लोग अमाइन डालते हैं तो हमारी कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है। बेंजीन ऐसे ही रहेगा, ठीक, एस भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, एन यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। इस रिएक्शन में हमेशा एच एक्स का लॉस होता है, इस रिएक्शन में हमेशा एच एक्स का लॉस होता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक और एग्जांपल देख लो जो क्वेश्चन पेपर में भी आता है। यहाँ तो हमारा प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि डिस्टिंग्विश टेस्ट है तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। जब भी हम हाइजेनबर्ग रिएजेंट के साथ प्राइमरी अमाइन की कभी भी रिएक्शन करवाते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा सॉल्युबल होता है, किसमें? इन एल्कली। एल्कली मतलब कि NaOH हो गया, जितने भी एल्कली मेटल के साथ OH है ना, उनमें सॉल्युबल होता है। अब इसका अगर हम हाइजेनबर्ग रिएजेंट है हमारा, अब हम सेकेंडरी के साथ करके देख लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है हमेशा HX का लॉस होगा, तो यहाँ पर भी HX का लॉस होगा। तो अब क्या होगा, ठीक, HX का लॉस हो गया। अब हमारा एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आता है कि ये हाइजेनबर्ग रिएजेंट प्राइमरी अमाइन के साथ भी रिएक्शन करता है, सेकेंडरी अमाइन के साथ भी करता है, लेकिन टर्शरी अमाइन के साथ क्यों नहीं करता? अब आओ, जैसे कि हाइजेनबर्ग रिएजेंट हमारा ये है, ठीक, ये है। टर्शरी हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर देखो, हमें पता है इस रिएक्शन में हमेशा HX का लॉस होता है। अब यहाँ पर हमारे पास हलाइड तो है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन फॉर्म ही नहीं होती, तो डजंट फॉर्म रिएक्शन, ठीक है। और जब हम इसी को सेकेंडरी अमाइन के साथ करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है ये है, वो सॉल्युबल नहीं होता है एल्कली में, इसीलिए एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है, क्योंकि डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन। मान लेते हैं हमें यहाँ पर जैसे कि दिया हो CH3N CH2 CH3 और CH3, हमें एक तो ये दिया हुआ है और हमें CH3NH2 दिया हुआ, तो हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो हम ये हाइजेनबर्ग रिएजेंट डाल के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम इसके साथ करेंगे रिएक्शन होगी नहीं, PPT नहीं बनेगी, और अगर हम इसके साथ करेंगे तो हमारी PPT होगी सॉल्युबल इन एल्कली, तो इसीलिए हम इसको डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा देखते हैं। अब हमारा आ जाता है पांचवा, जो कि है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब ये जो नाइट्रस एसिड है, यानी कि ये इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, इसमें भी अमाइन नाइट्रस एसिड डालेंगे और प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl। तो अब ये हमारा क्या होगा, यहाँ से ये डाइजोनियम सॉल्ट जैसा कुछ बन जाएगा, ये डाइजोनियम सॉल्ट जैसा कुछ आयन बन जाएगा। और अगर हम इसमें H2O डाल दें फर्दर, तो हमारा ये ROH + N2
प्लस HCl। और ये तरीका हमारा कन्वर्जन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये कन्वर्जन में ज़्यादा पूछा जाता है, इनडायरेक्टली ज़्यादा पूछा जाता है। दोबारा से देख लीजिए, प्राइमरी अमाइन, नाइट्रस एसिड NaNA2 और HCl, हमारा ये बनेगा। और फिर हम इसमें H2O डालेंगे, या तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि RNH2 है, इसके अंदर नाइट्रस एसिड डालेंगे, ठीक, फिर NaNO2 प्लस HCl और H2O डाल देंगे, तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट ROH बन जाएगा, ठीक। अब छठा हमारा आ जाता है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन है तो जैसे कि हमारा अमाइन है, ये हमारा अमाइन है, या तो इसे हम जनरल फॉर्म में एनिलीन भी बोलते हैं। ये हमारा अमाइन है, इसके अंदर अगर हम Br2 डालें, अगर हम इसको Br2 डालें और अगर हम H2O के साथ डालें, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है बिना H2O के, एक होता है H2O के, तो हम इसमें H2O के साथ डालते हैं। और जब भी H2O को साथ डालते हैं तो इसके ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर Br ऐड हो जाता है। और यहाँ पर 3 Br है, यहाँ पर 1 Br है, तो इसलिए हम यहाँ पर बैलेंसिंग कर देते हैं, ठीक। और एक होता है बिना H2O के, बिना H2O के नहीं, H2O के साथ ही हम पढ़ते हैं, इस वाले में H2O के साथ ही सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है सातवां नाइट्रेशन। एनिलीन लेंगे क्योंकि एनिलीन अच्छे से रेजोनेंस फॉर्म करता है और सारे कंपाउंड मतलब इतना स्टेबल नहीं बना सकते हम। नाइट्रेशन में और ब्रोमिनेशन में एनिलीन इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वो अच्छे से रेजोनेंस कर पाता है, लो हिल्ड नहीं होती, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। तो नाइट्रेशन में क्या है, NO3 डालो, H2O डालो और इतना टेम्परेचर रखो। अगर इतना टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर देखने वाली बात है, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये पैरा पे जुड़ेगा, एक तो मेटा पे जुड़ेगा। तो अब देखने वाली बात है, ये हमारा 51% बनता है, जो कि देखने वाली बात भी, ये हमारा 47% बनता है, जो कि बनना नहीं चाहिए लेकिन इसमें बन रहा है, तो ये इसी से ही क्वेश्चन उठ कर आता है, ठीक है। ये 47%, ये 51%। हमें जब भी रिएक्शन करेंगे हम इन दोनों को ही इम्पोर्टेंस दे के दिखाएंगे, किसी एक को नहीं दिखाएंगे, दोनों को ही दिखाएंगे। एक और भी बनता है इसी में ही, लेकिन वो बहुत कम होता है, ना के बराबर। यहाँ पर लग जाता है NO2, इसलिए हम इसको दिखाते ही नहीं है, 2% बनता है। अब हमारा आ जाता है आठवां, सल्फोनेशन। फिर एनिलीन लेंगे क्योंकि वो अच्छा रेजोनेंस करता है, स्टेबल कंपाउंड बनेंगे, तो हम इसमें लेंगे H2SO4 और 453 केल्विन टेम्परेचर। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ये NH2 होगा और यहाँ पर SO3H बन जाएगा। यहाँ पर ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। इसमें नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही था, पैरा पे जुड़ा होता है बस। तो बस आज हमने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ख़त्म कर दी। अब हम अगले में देखे हैं डाइजोनियम सॉल्ट, प्रिपरेशन देखेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और फिर हम इसके यूजेस भी वगैरह भी देखेंगे। प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बस उसी को ही रिवाइज करना है इसमें, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा।